बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी हमारा टॉपिक है चार्ल्स लॉ। जैसे बॉयल्स लॉ के बारे में बताया था कि वॉल्यूम का प्रेशर के साथ इन्वर्स रिलेशन है, इसी तरह यहाँ पर हमने टेम्परेचर का रिलेशन देखना है वॉल्यूम के साथ। टेम्परेचर का वॉल्यूम के साथ डायरेक्ट रिलेशन है। जो चीज़ें वहाँ पर वेरी कर रही थी, प्रेशर वेरी कर रहा था, यहाँ पे प्रेशर कांस्टेंट है। तो अगर आप प्रेशर और अमाउंट ऑफ गैस को कांस्टेंट रख लें, प्रेशर और अमाउंट ऑफ गैस को कांस्टेंट रख लें, फिर वॉल्यूम टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। दो चीज़ें आपने कांस्टेंट रखनी है, प्रेशर और नंबर ऑफ मोल्स, क्वांटिटी ऑफ गैस। अगर आप ये कांस्टेंट रख लें तो फिर वॉल्यूम जो है टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का लास्ट टाइम भी बताया था, ये मतलब होता है कि एक चीज़ इंक्रीज़ हो रही है, दूसरी भी इंक्रीज़ हो, एक फैक्टर डिक्रीज़ हो रहा है, दूसरा भी डिक्रीज़ हो, यानी सेम जो है वो रिलेशन हो। और यहाँ पर V इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, प्रोपोर्शनैलिटी हटाई, कांस्टेंट लगा दिया, और यहाँ पर V ओवर T इज़ इक्वल टू कांस्टेंट। ये है सेकंड स्टेटमेंट। सेकेंड स्टेटमेंट ऑफ चार्ल्स लॉ। वहां पर सेकेंड स्टेटमेंट थी P एंड V आर मल्टीप्लाइड, देन इट इज कॉल्ड प्रोडक्ट। आप कह रहे थे प्रोडक्ट ऑफ P एंड V इज कांस्टेंट। क्या कह रहे थे? प्रोडक्ट ऑफ P एंड V इज कांस्टेंट, ये कह रहे थे सेकेंड डेफिनेशन में। यहां आप कहेंगे रेशो, क्या कहेंगे? रेशो ऑफ वॉल्यूम टू टेम्परेचर। रेशो ऑफ इज ऑलवेज कांस्टेंट, ये बात करेंगे कि हमेशा रेशियो कांस्टेंट रहेगी। अब ऊपर मैंने आपको डेफिनेशन लिख दिया, वॉल्यूम ऑफ गिवन अमाउंट ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर एट कांस्टेंट प्रेशर। बातें दो आपने कांस्टेंट रखनी है, लेकिन गिवन अमाउंट का मतलब मैंने पहले कांस्टेंट कर दिया। क्या गिवन अमाउंट का मतलब मैंने पहले उसको फिक्स कर दिया। मैंने कहा कि फिक्स अमाउंट अगर आप ले लें तो फिर प्रेशर कांस्टेंट रखने से टेम्परेचर के साथ कौन सा रिलेशन होगा? अब इसका मतलब है कि अगर आप टेम्परेचर डबल करोगे वॉल्यूम भी डबल हो जाएगा। अगर प्रेशर अगर टेम्परेचर हाफ करोगे तो वॉल्यूम भी हाफ हो जाएगा। ओके होगी बात। अब मिसाल के तौर पर ये एक्सपेरिमेंटल में भी यही बात होगी। यहाँ पर भी थोड़ा सा मैं जिक्र कर देता हूँ, वो देख लें। मिसाल के तौर पर ये एक सिलेंडर है, ये आपके सामने जो है, इसका वॉल्यूम लेट सपोज V1 है एट टेम्परेचर T1, सही है। इसके ऊपर प्रेशर जो है वो आपने एक ही वेट रखा हुआ और वो कांस्टेंट है। अब इसको थोड़ा सा हीट करते हो, क्या करते हो? आपको मैंने बताया था कि हीट करेंगे तो वॉल्यूम बढ़ेगा। लेट सपोज इसका वॉल्यूम जो है वो बढ़ के कितना हो जाता है? V2 हो जाता है। टेम्परेचर जो है इसका T2 हो जाता है। क्लियर होगी बात? इसके मुताबिक क्या सेंस बनेगी? इसके मुताबिक ज़रा तवज्जो करें। V1 ओवर T1 बराबर है कि V2 ओवर T2 ओवर इज इक्वल टू कांस्टेंट। राइट साइड के बराबर है तो V1 ओवर T1 बराबर, ये फाइनल रिलेशन आ जाएगी। समझ आ गई? आपको भी आ गई सेंटर में? हाँ, V1 ओवर T1 बराबर है के मतलब इसके ऊपर चार्ल्स लॉ अप्लाई हो गया, फिर इसके ऊपर अप्लाई हो गया, तो दोनों की रेशो कांस्टेंट हो गई, तो इन दोनों को हमने बराबर रख लिया। क्लियर? यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। कहते हैं तो मैं यहाँ पर भी लिख सकता हूँ V1 ओवर T1 इज इक्वल टू V2 ओवर, ये हो गई बात। क्लियर? अब आगे है क्वांटिटेटिव स्टेटमेंट ऑफ चार्ल्स लॉ। क्वांटिटेटिव स्टेटमेंट से क्या मुराद है, इसको हमने कैसे डिस्कस करना है? वो कहना ये चाह रहा है कि अगर आप किसी गैस का वॉल्यूम ले लें, क्वांटिटेटिव का मतलब है कि फॉर एग्जांपल आप 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री सेंटीग्रेड गैस में इजाफा करते हैं वॉल्यूम टेम्परेचर का, तो फिर वॉल्यूम में कितनी चेंज आएगी? इससे मुराद है क्वांटिटेटिव के क्वांटिटी के हिसाब से आप बात कर रहे हैं, क्वांटिटी के हिसाब से। तो उसको हमने यहाँ पर वैसे ही एज इट डिस्कस करना है।
अब इसको मैं समझाने से पहले, उस तरफ जाने से पहले मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। लेट सपोज आपके पास एक गैस है, उसका वॉल्यूम है आपके पास 546 सेंटीमीटर क्यूब। ये वो मैं बात कर रहा हूँ जो यहाँ पर बुक में एग्जांपल दी गई है। 546 सेंटीमीटर क्यूब एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, टेम्परेचर कितना है? 0 डिग्री सेंटीग्रेड है और उस पे गैस का वॉल्यूम है 546। अच्छा, अब वो कह रहा है कि अगर आपने गैस का 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर में इजाफा किया है, 1 डिग्री सेंटीग्रेड इजाफा किया है, ऐड किया है, 1 डिग्री सेंटीग्रेड आपने टेम्परेचर बढ़ाया है, तो गैस का जो वॉल्यूम है वो 1/273 पर डिवाइड करने से आएगा। मसलन इस स्टेटमेंट का पूरी का मतलब क्या है कि आपका जो भी ओरिजिनल वॉल्यूम होगा आप उसको 546 को डिवाइड करोगे 273 पर। मेरी बात समझ में आ गई? जो जवाब आएगा उसको आप ओरिजिनल में ऐड कर दोगे। जब ओरिजिनल में ऐड करोगे तो ये कितना हो जाएगा? दोबारा ये बात सुन लें, जब भी कोई गैस आपको दी होगी आप उसका 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर में इजाफा करोगे तो आप उसको 273 पर डिवाइड करोगे, जो आंसर आएगा उसको ओरिजिनल में ऐड कर दोगे तो वो होगा 1 डिग्री सेंटीग्रेड इजाफे पर। क्लियर? हमने, हमारे पास ओरिजिनल वॉल्यूम था 546, उसको हमने 273 पर डिवाइड किया, जो जवाब आया, जो आंसर आया उसको हमने ओरिजिनल में ऐड कर दिया। जवाब आया 2, हमने उसको ओरिजिनल में ऐड कर दिया, 548 हो गया। क्लियर? अगर हम -1 डिग्री सेंटीग्रेड करते हैं, यही जो 2 है ये माइनस कर देंगे तो ये कितना रह जाएगा? इसमें से ये ओरिजिनल है, इसमें से आपने 2 माइनस कर दिया तो 544 रह गया। क्लियर हो गई बात? अब यहां तक आपको बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए कि जो भी वॉल्यूम होगा, हम 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे ओरिजिनल वॉल्यूम की बात कर रहे हैं। हम कह रहे हैं कि अगर आप किसी गैस का वॉल्यूम 0 पे ले लें और वो उसका ओरिजिनल वॉल्यूम कहलाएगा। अगर हम उसमें 1 डिग्री सेंटीग्रेड इजाफा करें या कमी करें, माइनस करें या इंक्रीज करें, तो जो वॉल्यूम में इजाफा है, जो वॉल्यूम एडिशन है, जो वॉल्यूम इंक्रीज है, वो अकॉर्डिंग टू या डिवीजन बाय 1/273 के हिसाब से आएगी। हाँ, पहले 1 के हिसाब से आएगा, पहले 1 के हिसाब से आएगा, फिर उसके बाद आप उसको उतने से मल्टीप्लाई कर लें। मैं आगे चलकर समझाता हूँ, पहले डेफिनेशन को ज़रा अंडरस्टैंड कर लें। द वॉल्यूम ऑफ द गिवन अमाउंट ऑफ गैस, ज़रा तवज्जो करें। द वॉल्यूम ऑफ द गिवन अमाउंट ऑफ गैस इंक्रीजेस और डिक्रीजेस। इंक्रीज होगा या बाय 1/273, बाय ऑफ इट्स ओरिजिनल वॉल्यूम, जो आपने ओरिजिनल वॉल्यूम 0 पे लिया है, फॉर एवरी राइज या फॉल ऑफ 1 डिग्री सेंटीग्रेड। जितना भी आप 1 डिग्री सेंटीग्रेड इजाफा करो या कमी करो तो उसके वॉल्यूम में जो चेंज है, जो इंक्रीज या डिक्रीज है, वो डिवीजन बाय 1/273 आएगी और उसके ओरिजिनल वॉल्यूम के हिसाब से। क्लियर? इस बात को अब मैं आपके इस सवाल की तरफ लेकर चलता हूं। आपको ये समझ आ गई है कि 1 डिग्री सेंटीग्रेड से कितना इजाफा हो रहा है? 2। तो इसका मतलब 2 से कितना होगा? बोलिए शाबाश। 4। 2 डिग्री सेंटीग्रेड पे अगर ये 4 है तो ये कितना हो जाएगा? ऐसे ही है। -2 पे कितना आएगा? 4, तो कितना रह जाएगा? 42 cm3। शाबाश। अगर आप बात करो 10 पे, 10 सेंटीग्रेड पे, तो कितना होगा? 20, तो कितना हो गया? सही है। अगर आप 100 करते हो, पहले इधर 10 कर लो, -10, तो कितना होगा? 20, तो कितना रह गया? आगे कर लो 100, क्या कर लो? 100 कितना हो गया? 200, तो कितना हो गया? सही है। इधर कर लो -100, तो कितना हो गया? 200, तो कितना रह गया? 3। क्लियर? अगर आप 200 कर लो, 400, तो कितना रह गया?
400 उसमें ऐड करो, 940, इधर अगर -200 करो तो 140। क्लियर? फॉर ऑल गैसेस। अगर आप 273 करो तो 546 कितना हो जाएगा? 1092 सेंटीमीटर क्यूब। अगर आप इधर लिख दो -273 तो ये वॉल्यूम जो है ये 0 हो जाएगा। क्लियर? समझ आ गई? अब हम इस हिसाब से बेसिकली हमने फार्मूला देखा है कि उस हिसाब से हम वॉल्यूम में टेम्परेचर में इजाफा करते गए या टेम्परेचर में कमी करते गए, तो हमें एक फार्मूला हमारे पास आइडिया आ गया। लेकिन हम अभी फाइनल उस बात पर चलते हैं। उसने कहा है कि पहली बात ये है कि एक ऐसा टेम्परेचर आ गया है जिस पर गैस का वॉल्यूम 0 हो गया है। पहली बात ये है कि ये पॉसिबल ही नहीं है कि किसी गैस का वॉल्यूम 0 हो जाए, क्योंकि हम मैटर को डिफ़ाइन ही ऐसे करते हैं कि मैटर वो सब्सटेंस है, मैटर वो चीज़ है जो वॉल्यूम रखती है, जो वॉल्यूम, इसका मतलब गैस मैटर है और गैस का वॉल्यूम 0 नहीं हो सकता। पहली बात तो ये है कि 0 वॉल्यूम किसी गैस का हो ही नहीं सकता, मुमकिन ही नहीं है। लेकिन अगर किसी वजह से इमेजिनरी तौर पर, ख्याली तौर पर अगर ये बात हो जाए कि गैस का वॉल्यूम 0 हो जाए, तो फिर जिस टेम्परेचर पर 0 होगा उस टेम्परेचर को एब्सोल्यूट 0 कहते हैं। क्या कहते हैं? एब्सोल्यूट 0। यहां पर मैं लिख देता हूं एब्सोल्यूट 0। द टेम्परेचर at which the volume of gas becomes equal to 0. The temperature at which volume of gas becomes equal to 0 is called जी, एक ऐसा टेम्परेचर है जिस पर गैस का वॉल्यूम 0 हो जाता है। एब्सोल्यूट 0 वॉल्यूम नहीं है, एब्सोल्यूट 0 टेम्परेचर है। एब्सोल्यूट 0 क्या है? एक ऐसा टेम्परेचर है, एक ऐसा टेम्परेचर है जिस पर किसी गैस का वॉल्यूम 0 हो जाता है। एक ऐसा टेम्परेचर है जिस पर किसी गैस का वॉल्यूम 0 हो जाता है। अगर ये टेम्परेचर आ जाए तो वॉल्यूम 0 होगा, और अमूमी तौर पर यह टेम्परेचर अचीव नहीं होता। इसीलिए हम कहते हैं, सबसे पहले इसकी वैल्यू लिख लें। इट्स वैल्यू इज, कितनी वैल्यू है बोलो? -273। ज़्यादा एक्यूरेट लिखते हैं तो 16.16 भी लिख देते हैं, लेकिन अकेला -273 भी लिखते हैं तो वो भी ठीक है। हाँ जी, मोर एक्यूरेटली हम लिखते हैं कि जब हम कैलकुलेट करके आते हैं फिगर्स में, डॉट्स में, तो फिर हम -273.16 लिखते हैं, या 15 भी लिख देते हैं। एनी हो, बात करने का मकसद ये है कि ये वो टेम्परेचर है जिस पर किसी गैस का वॉल्यूम, पहली बात मैंने बताई कि ये अनअटेनेबल है। क्या है? अनअटेनेबल है, हासिल ही नहीं होता, अनअचीवेबल है, नाकाबिले हासिल है, हासिल ही नहीं होता। क्लियर होगी बात? और अगर ये हासिल हो जाए तो फिर इसका वॉल्यूम क्या होता? इसका गैस, इस टेम्परेचर पर वॉल्यूम क्या होगा? 0 होगा। टेम्परेचर पर वॉल्यूम क्या होगा? 0 होगा। अब ये हासिल क्यों नहीं होता? याद रख लें, ये इसको अचीव क्यों नहीं किया जा सकता? याद रख लें, 2 बातें हैं इसको अचीव ना होने की। पहली बात तो ये है कि इस पर वॉल्यूम 0 होता है, इस टेम्परेचर पर वॉल्यूम, और 0 वॉल्यूम होना पॉसिबल नहीं है, किसी गैस का 0 वॉल्यूम होना। और फिर दूसरी बात यह है कि इस टेम्परेचर के आने से पहले पहले गैस लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है। इस टेम्परेचर पर आने से पहले पहले गैस लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है। यह टेम्परेचर हासिल ही नहीं होता, इसलिए हम इसको इमेजिनरी टेम्परेचर कहते हैं। इसको रियल टेम्परेचर नहीं कहा जाता, इसको
इमेजिनरी टेम्परेचर कहा जाता है, अनअटेनेबल टेम्परेचर कहा जाता है। तो यहां तक कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लें। ओके होगी बात। मैं इसको दोबारा समराइज कर देता हूं आज के लेक्चर को। चार्ल्स लॉ है, ठीक है, उसकी डेफिनेशन क्या है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ये मैथमेटिकल इक्वेशन लिखे, रेशो सेकंड स्टेटमेंट लिख दें, वॉल्यूम टू रेशो टेम्परेचर इज कांस्टेंट, ये लिख दें। आगे क्वांटिटेटिव स्टेटमेंट ऑफ चार्ल्स लॉ में क्या बताया गया है, एक्सपेरिमेंटल में भी यही बात लिखनी है। एक सिलेंडर को फ़र्ज़ कर लेना, उसमें गैस है, उसका वॉल्यूम V1 है, टेम्परेचर T1 है, हीट करेंगे वॉल्यूम V2 हो जाएगा और टेम्परेचर दोनों साइडें बराबर हो जाएंगी। एनी हो, आगे आ जाए क्वांटिटेटिव स्टेटमेंट ऑफ चार्ल्स लॉ। इसमें आपने क्या पढ़ा है, द वॉल्यूम ऑफ द गिवन अमाउंट ऑफ गैस इंक्रीजेज और डिक्रीजेज बाय ऑफ इट्स ओरिजिनल वॉल्यूम, ओरिजिनल वॉल्यूम 1/273 के हिसाब से। और तरीका मैंने क्या बताया, जो भी ओरिजिनल वॉल्यूम होगा 0 पे आपने उसको क्या करना है, 273 पर डिवाइड करना है, जो आंसर आए उसको ओरिजिनल में ऐड कर देना है। अगर माइनस में कर रहे हैं तो फिर माइनस कर देना है। फिर मैंने बताया कि बढ़ते कम करते करते वॉल्यूम ऑफ गैस 0 हो गया। जिस टेम्परेचर पर वॉल्यूम ऑफ गैस 0 हो वो टेम्परेचर क्या कहलाता है। फिर मैंने ये बताया कि ये पॉसिबल नहीं है, ये बात मुमकिन नहीं है, ये टेम्परेचर हासिल नहीं होता, ये इमेजिनरी टेम्परेचर है। फिर मैंने बताया कि ये हासिल क्यों नहीं होता, 2 वजह बताई हैं। एक वजह ये मेन ये वजह है कि इस पर वॉल्यूम 0 हो जाता है, जो कि वॉल्यूम 0 होना किसी भी गैस के लिए मुमकिनात में से नहीं है बात। दूसरी मैंने बात बताई है कि ये टेम्परेचर हासिल होने से पहले पहले, ये आने से पहले पहले, इससे पहले बिफोर दिस टेम्परेचर गैस कैन बी लिक्विफाइड, गैस कैन बी कन्वर्टेड इनटू लिक्विड, गैस वैसे ही लिक्विड बन जाती है, इसलिए ये टेम्परेचर हासिल नहीं होता। ठीक है, तो ये टेम्परेचर आता ही नहीं है, ये टेम्परेचर किसी भी चीज़ के लिए मुमकिन नहीं है। लेकिन याद रख लें, इट इज़ कॉल्ड कोल्डेस्ट टेम्परेचर, मिनिमम टेम्परेचर है। अगर ये आ जाए तो, अगर ये आ जाए तो ये मिनिमम टेम्परेचर है। और उसके बाद मैंने इसकी वैल्यू लिखवाई है। और यहाँ तक अगर किसी को स्टूडेंट को कन्फ्यूजन है तो पूछ लें। साफ कर दूँ ये वाली चीज़। अब यहाँ पर एक इक्वेशन बना ली गई है। उस इक्वेशन से फ़ायदा क्या हुआ है, वी टी बराबर है V0 1 प्लस T/273। यहाँ जो T है वो टेम्परेचर है और V0 जो है वो ओरिजिनल वॉल्यूम है और VT जो है वो वॉल्यूम एट टेम्परेचर T है। हाँ जी, मिसाल के तौर पर ये जो काम आपने किया था, 273 पर डिवाइड किया, फिर आंसर निकाला, फिर ऐड किया, फिर आपने अगर 10 पे निकालना है तो आपको फिर 10 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो समझ लें कि एक कॉम्प्लिकेटेड बात हो गई है। क्या हो गया, कॉम्प्लिकेटेड बात हो गई है। लेकिन हम यहाँ क्या करते हैं, हम यहाँ पर जो है इसको इक्वेशन बनाकर इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेते हैं। मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ आपके पास एक गैस है, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ जो मैंने MCQs में देना है। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि आपके पास एक गैस है, उसका वॉल्यूम है लेट सपोज एट, चलो 0 ही कर लो, उसका वॉल्यूम है फ़र्ज़ करो 300 cm3। मुझे 10 डिग्री सेंटीग्रेड पर या 13 डिग्री सेंटीग्रेड पर उसका वॉल्यूम क्या होगा। मेरी बात समझ में आ रही है? तो आप क्या करें, आप इसमें V लेना है 13 पे, कितना लेना है आपने, V0 कितना है 300, 1 प्लस T कितना है 13 और डिवाइडेड बाई, इसको आपने सॉल्व कर लिया, आपके पास V13 आ जाएगा। ये समझ आई बात की? दोबारा सुन लें। T टेम्परेचर है, जिस टेम्परेचर पर आपने वॉल्यूम मालूम करना है। मसलन मैं कहता हूँ एक गैस है, उसका 50 वॉल्यूम है, मुझे बताएं 70 डिग्री सेंटीग्रेड पे क्या वॉल्यूम होगा।
तो आप पहले 50 को 273 पे डिवाइड करो, फिर आंसर आए, फिर उसको ओरिजिनल में ऐड करो, वो 1 पे आए, फिर आप 20 के हिसाब से या 30 के हिसाब से निकालते फिरो। डायरेक्ट इक्वेशन आ गई है। डायरेक्ट इक्वेशन में आप वैल्यू पुट करें, आपको डिवाइड करने की ज़रूरत ही नहीं है। आपको ओरिजिनल वॉल्यूम जितना दिया गया है वो इस V0 की जगह रख लो, जो भी ओरिजिनल वॉल्यूम दिया गया है। 1 प्लस जितने टेम्परेचर पर वो क्या रहा है, कितने टेम्परेचर पर बताएं क्या होगा, वो उसकी जगह T की जगह वो लिख लें, T टेम्परेचर है, यहाँ टाइम नहीं है, और डिवाइडेड बाई 273, और इधर आपके पास इसको मल्टीप्लाई कर लो, ऐड कर लो, आपके पास ओरिजिनल वॉल्यूम आ जाएगा, वॉल्यूम है T आ जाएगा। अब देखिए मैंने आपको 300 दिया है, एग्जाम्पल दिया है, 300 डिग्री cm³ वॉल्यूम दिया है। कितना दिया है? इस V0 की जगह 300 लिख लें। मैंने कहा 13 पर कितना वॉल्यूम होगा, आपने T की जगह 13 लिख लिया, और टोटल इसको सॉल्व कर लेंगे तो आपके पास वॉल्यूम एट 13 डिग्री सेंटीग्रेड आ जाएगा। समझ आ गई? मिसाल के तौर पर एक और इक्वेशन मैं दे देता हूँ। मैं कहता हूँ कि आपको वॉल्यूम जो है एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड मैंने दिया है 324 सेंटीमीटर क्यूब, मुझे 15 डिग्री सेंटीग्रेड पर वॉल्यूम बताओ। कर लेंगे? इसको करें बैठ के, बंद करो इसको।